कट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, बचाओ खत्म करते हैं। हमारा बचा हुआ, हाँ दीदी क्या हुआ तेरे को? वो तो जल्दी नहीं, उसको क्या वो क्यों हंसी? अच्छा अकाउंट कैसा है? ओके नहीं या कम करने हुए क्या ये बिल्ली क्या है? क्या है? आओ यहाँ पे। ये क्या काला काला बे? रेसिस्ट साले। अरे वो कपड़े ब्लैक पहनता है इसलिए। मैं काला होके मैं किसी को काला कैसे बोल सकता हूँ? मुझे बात बता, मैं खुद काला हूँ, मैं किसी वो सफेद कपड़े पहनती होगी, सफेद कपड़े पहनती होगी। आज कौन है वैसे व्हाइट पहनने वाला? पीछे वाली क्या है? लाल। आरसीबी सपोर्ट करेगा सब आज? 2 जन 3 जन रेड वेड पहन कर आए हैं। 2 पार्ट्स इसके अंदर, विंडिटिव स्लैश एक्सेम्पलरी डैमेजेस के 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट आपने शादी तोड़ दी जिसकी वजह से सामने वाला या सामने वाली की फीलिंग्स हर्ट हुई। लेट्स उसको जाना पड़ा थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, जो भी है, सेशन वेशन जो भी होते हैं वो सब हुआ और उसका खर्चा आया। तो आपको बेसिकली पे करना पड़ेगा कंपनसेशन, और उसको हम बोल रहे हैं विंडिक्टिव डैमेजेस। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। क्या हुआ? शादी होने वाली थी, शादी टूट गई। आप जो बोलो उसको डाइवोर्स बोलते हैं। यहाँ पे शादी होने वाली थी और शादी टूट गई। बच में आते हैं, रॉन्गफुल चेक बाउंस, जिसमें आपकी इज्जत हर्ट हो गई, दैट इज रेपुटेशन। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा रॉन्गफुल, बाउंस नहीं होना चाहिए था फिर भी बाउंस हो गया, जिसका मिलेगा आपको कंपनसेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, चेक बाउंस करके एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज नीचे बनाता हूँ, 2 एग्जाम्पल ले लेंगे अपन। लेट्स से पीए से किसी ने मुझे चेक दिया 5 लाख का, मैं उसको जाके जमा करूंगा मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे बैंक में अंदर, लेट्स से इट इज आईडीबीआई, जहाँ पे मैं सेम चेक लेके गया और मैंने जाके उसको डिपॉजिट कर दिया। मेरा बैंक जाएगा पीए वाले के बैंक के पास, लेट्स से उनका बैंक इज एचडीएफसी, कि भाई ये 5 लाख का चेक है, तुम्हारे अकाउंट होल्डर का डेबिट करो तो मैं मेरे अकाउंट होल्डर का क्रेडिट करूंगा। ये इसका बैंक अकाउंट एचडीएफसी। एचडीएफसी वाले ने चेक देखा, साइन वाइन सब मैच करा, सब कुछ बराबर था, पर एक दिक्कत हो गई सर। एचडीएफसी से रिप्लाई आया कि सॉरी हम ये चेक क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो 5 लाख का चेक क्लियर नहीं हो पाएगा। आईडीबीआई ने मुझे बोला सॉरी आपका चेक हम क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज चेक बाउंस हो चुका है।
और मैंने जाके ये चीज़ दुनिया को बताया कि देखो पीए से जो चेक आते हैं वो चेक बाउंस होते हैं। ऑब्वियसली ये बात पहुंचेगी यहाँ तक भी। इन्होंने एचडीएफसी को फ़ोन करा और फ़ोन करके पूछा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है एज ऑफ नाउ फिलहाल। एचडीएफसी ने चेक करा और बोला कि सर आपके अकाउंट में फिलहाल पड़ा हुआ है 70, दैट इज 5 करोड़। पी वाला बोलता है कि मुझे पता है 5 करोड़ पता है और मेरे अकाउंट में है, तूने 5 लाख का चेक बाउंस क्यों करा? एचडीएफसी बोलता है सर उस टाइम स्क्रीन थोड़ा सा जो था वो थोड़ा जूम्ड इन था, तो हमें आपके अकाउंट में सिर्फ 50,000 ही दिखा रादर देन 5 करोड़, इसलिए हमने गलती से बाउंस कर दिया, वी आर सो सॉरी। पी वाले बोलते हैं एचडीएफसी को भाई अब अपन मिलेंगे सीधा कोर्ट में, बिकॉज आपके इस चेक बाउंस करने की वजह से विच इज रॉन्गफुल हमारी रेपुटेशन को डैमेज पहुंचा है एंड हेंस हम आपसे कंपनसेशन लेंगे। दैट इज व्हाट इज vindictive/exemplary damages। एक और केस बनाते हैं, लेट्स से इसको मैं करता हूं कॉपी पेस्ट। सेकेंड केस में लेट्स से मुझे पैसा दिया गया विद रिस्पेक्ट टू ओनली नोट्स बनाने का, बहुत ही छोटा फिगर था, लेट्स से 10,000। बाकी स्टोरी सेम, मैं जाके उसको जमा किया मेरे बैंक में, मेरे बैंक से सामने वाले के बैंक में, वहाँ से सॉरी, वहाँ से मुझे सॉरी, और फिर पी ने एचडीएफसी को फ़ोन करा कि अकाउंट में कितने पैसे पड़े। उसने बताया सर 5 करोड़। बोले पर फिर तूने मेरा चेक बाउंस क्यों करा? बैंक बोलता है सर स्क्रीन इस बार थोड़ा ज़्यादा जूम इन था, इस बार हमको सिर्फ स्क्रीन पे 5,000 ही दिखा, वी आर सो सॉरी। अगेन रॉन्गफुल चेक बाउंस, यहाँ पे भी हम उसको सू करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज एलएलबी का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में तो है भी नहीं ये सब। सपोज एक केस के अंदर हम उसको सू कर रहे हैं 10 करोड़ और एक केस में उसको हम सू कर रहे हैं लेट्स से 2 करोड़। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, दिस इज ए, दिस इज बी। आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि सर 1 के साथ ए जाएगा या 1 के साथ बी जाएगा या फिर 2 के साथ ए जाएगा या 2 के साथ बी जाएगा या दोनों के साथ ए जाएगा या दोनों के साथ बी जाएगा। ऐसा आपको दिमाग लगाना है। हाँ, रूही दीदी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझा आपको? आंसर देते बताइए फिर क्या लगता है आपको, आप क्या करते हैं? केस 1 में क्या करते हैं ए बी, या केस 2 में क्या करते हैं ए बी? ओके, दीदी बोल रही है दोनों के साथ बी जाएगा। हम उसको ये सू करने का कंपनसेशन है और हम उसको दोनों के अंदर बी करेंगे। ओके, बी का क्वेश्चन समझा? नहीं, बहुत ही माशाल्लाह। बाजू में दीदी क्वेश्चन समझा? आंसर बताइए। नहीं, दोनों हो सकते तो मैं दोनों केस क्यों लिखता? कोई एक ही हो सकता है ऑब्वियसली, दोनों में ए। आगे दीदी क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन नहीं समझा, माशाल्लाह। लड़कों में किसी को क्वेश्चन समझा? नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझा। ये कंपनसेशन मांग रहे हैं अपन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, तो कितना कंपनसेशन मांगेंगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। 10 करोड़ का या 2 करोड़ का? 2 अलग केस हैं, कौन से केस में कितने का कंपनसेशन मांगोगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। हाँ दीदी, अभी समझा? बताइए क्या लगता है आपको? क्या बी? दोनों में बी? ओके, लड़कों में कोई? दोनों का बी?
दोनों का ए, दोनों का ए। इससे वाहियात आंसर मैंने किसी बैच में आज तक नहीं सुना। तो कोर्ट तो डिसाइड करेगा, हम केस तो हम फाइल करेंगे, मांगेंगे तो हम 2 करोड़ 10 करोड़। अब वो जितना भी डिसाइड करे, हम कितने, वही लिखा है हम कितने के लिए सू करेंगे। कोर्ट तो जो भी डिसाइड, कोर्ट बोलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पर हम सू तो करेंगे ना। तो सू कितने के लिए करेंगे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। हमने ऐसा कहने का कितना मिलेगा, हमने बोला हम कितने के लिए सू करेंगे। हाँ, तो हम 10 करोड़ कब मांगेंगे, 2 करोड़ कब मांगेंगे, ये क्वेश्चन है। वाहियात आंसर। फर्स्ट वाले का आंसर, सॉरी, कितना ऑब्वियस आंसर था। सेकंड में कैसी कैसी बात कर रही है दीदी। आंसर राइट होके भी गंदा लॉजिक। आंसर पे आते हैं, लॉजिक पे आते हैं। अगर 10,000 का चेक बाउंस हो रहे, अब तो समझ ही जाएगा ना बेवड़े, पहले समझना था। कितना ऑब्वियस आंसर था कि अगर 10,000 का चेक बाउंस हो रहा है तो इज्जत ज्यादा गई, तो हम ऑब्वियसली आपको ज्यादा के लिए सू करेंगे 10 करोड़। चाय की दुकान वाले भी आपको उधारी पे चाय नहीं बेचेगा कि भाई इसके तो 10,000 के चेक बाउंस हो रहे हैं। 5 लाख का चेक बाउंस हुआ, इज्जत गई, पर इतनी इज्जत नहीं गई, तो उसमें हम 2 करोड़ के लिए सू कर रहे हैं। बर्बाद जीवन है तुम लोगों का। और गेम खेलते हैं हम लोग ब्रेक में, जहां इज्जत ज्यादा जाएगी वहां पे कंपनसेशन ज्यादा मांगेंगे। तो अगर 10,000 का चेक बाउंस होने की मार्केट में न्यूज फैलेगी तो इज्जत ज्यादा गई तो हम ज्यादा कंपनसेशन मांगेंगे, एंड विच इज 10 करोड़। इसमें कम इज्जत गई तो कम मांगेंगे। अच्छा है आपके सिलेबस में नहीं है भाई, सब एलएलबी में आता है, आप क्रैक भी नहीं कर पाए। वैसे भी छोड़, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा था आपको। आपके सिलेबस में इतना है, फिर आप इतना याद करो भाई जितना बुक में दिया हुआ है। विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी डैमेजेस, देखते हैं बुक क्या बोलता है। ऊपर होगा ये रहा। These damages may be awarded only in 2 cases। हमने दोनों केस बना रखे हैं। पहला देखते हैं, the breach of promise to marry because it causes injury to his or her feelings, and for wrongful dishonor by a banker of his customer's check, wrongful dishonor, because in this case the injury due to wrongful dishonor is to the drawer of check is so heavy that it causes a loss of credit and reputation to him. A businessman whose credit has suffered will get exemplary damages even when he has sustained no pecuniary loss। कोई monetary loss नहीं हुआ आपका, फिर भी आपको damages मिलेगा क्योंकि आपका इज्जत गया मार्केट में। But a non-trader, मतलब जो उधारी पे धंधा नहीं करता, उसको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। But a non-trader cannot get heavy damages in the like circumstances unless the damages are alleged and true to। हटा रहा हूँ, हो जान चैप्टर। नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत ही आसान, नॉमिनल डैमेजेस, मतलब एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सपोज आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम आपसे 1,000 रुपये लेंगे, ठीक है, बहुत ही छोटा सा फिगर फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ, उसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस, सिर्फ नाम के लिए। जैसे हमने बोल दिया कि अगर आप क्लास में 5 मिनट लेट आते हो तो इट इज ओके, फ्रॉम 6th मिनट
you will be charged ₹5 per minute as penalty. तो कोई बच्चा अगर 10 मिनट लेट आया तो मुझसे 50 रुपये लेंगे. भाई 50 रुपये का फिगर ऐसा है जो बहुत ही छोटा है, बट फिर भी हमने रखा हुआ है. क्यों? जिससे बच्चे को ऐसा ना लगे कि हाँ कभी भी जाते हैं. तो देयर हैज़ टू बी समथिंग फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ है, पर बहुत छोटा अमाउंट रखा हुआ है. दैट इज व्हाट इज नॉमिनल डैमेजेस. देखते बुक में एक बार, ये रहा छोटा सा 3 लाइन से. बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट he has not in fact suffered any real damage. It is awarded just to establish the right to decree कि हाँ बस आप कोर्ट में जा सको for the breach of contract. The amount may be a rupee or even 10 पैसा. क्योंकि 1872 का एक्ट है इसलिए वो 1 रुपये लिखा हुआ है. ठीक है, हमने सेंसिबली 1000 रुपये का एग्जाम्पल लिया. आगे दिमाग वाले टॉपिक पे आते हैं. सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी के बीच में. वही जो हमने एग्जांपल लिया वही सेम रखते हैं कि सर ए बी को सप्लाई करेगा 50 kg राइस और बी ए को पैसा देगा उसका ₹50,000. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है इन केस ऑफ ब्रीच, जो ए से भी हो सकता है बी से भी हो सकता है, ₹15,000 will be awarded. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है. 15,000. ठीक है, अच्छे से लिखते मैं उसको 15,000. अब हम 2 केस बनाते हैं. दुनिया में 2 ही केस बन सकते हैं. सपोज ब्रीच हुआ, ब्रीच बाय ए, उसे राइस सप्लाई नहीं करा, जिसकी वजह से लॉस हुआ बी को. उस लॉस के हम 2 फिगर बनाते हैं. 2 ही केस बन सकते हैं. एक 10,000 और एक 20,000. तीसरा केस बन ही नहीं सकता. एक 15,000 से ज़्यादा, एक 15,000 से कम. फर्स्ट केस की बात करते हैं. सर बी का ब्रीच की वजह से नुकसान हुआ 10,000 और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ब्रीच की वजह से मिलेगा 15,000. तो फिर इस केस में कितना कंपनसेशन मिलेगा? सेकेंड केस, सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ब्रीच हुआ तो 15,000 लेंगे आपसे, पर नुकसान 20,000 का हुआ. तो अगेन द सेम क्वेश्चन कि हम ए से कितना लेंगे. आंसर पे आता हूँ. फर्स्ट का आंसर पे आता हूँ. ₹10,000. अगर नुकसान ही 10,000 का हुआ तो 15,000 कैसे ले सकते हो? सेकेंड केस में नुकसान 20,000 का हुआ, 15,000, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 15,000 इज द लिमिट, 15,000 लेंगे. तो भले आपका नुकसान ज़्यादा का हुआ, पर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा. तो अगर नुकसान कम का हुआ तो जितना नुकसान हुआ उतना ही मिलेगा. कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा नुकसान हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसे समझ सकते हैं एक्चुअल लॉस और द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट विच एवर इज लोअर, वो आपको बेसिकली मिलेगा. ये लॉ है इंडिया के अंदर. इंग्लिश लॉ की बात करते हैं कि सर अगर ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इट इज़ द अपर लिमिट, सपोज ऐसा है, इन दैट केस हर कोई क्या चाहेगा कि सर हम एक काम करते हैं ना, ये जो 15,000 का फिगर है ना, इसको हम रखते हैं 10 लाख, जिससे अगर नुकसान 20,000 का हो तो 10 लाख तो नहीं मिलेगा, पर पूरा 20 मिल जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इट इज़ एन अपर लिमिट. तो अब हर कोई ये ट्राई कर रहा है कि सर हम उस अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिखें
जिससे हमें पैसा मिल जाए। फिर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में, द कंसेप्ट कॉल्ड पेनल्टी वर्सेस लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये कंसेप्ट पिक्चर में आता है। सर क्यों? हम इस 10 लाख को इन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लॉ में क्या बोलता है कि सर अगर वो फिगर सामने वाले को डराने के लिए है, बुक का लो लैंग्वेज लिखो में, अगर टेररम, अगर वो फिगर देख के ऐसा लगता है कि सामने वाले को डराने के लिए है तो उसको हम पेनल्टी बोलेंगे। जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि यार कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 50,000 का है, उसकी वजह से 10 लाख का नुकसान कैसे हो सकता है? तो आप लेडीज से सामने वाले को डरा रहे हो तो उसको पेनल्टी बोला जाएगा। यही अगर एक लॉजिकल कैलकुलेशन होता विच इज जेन्युइन प्री एस्टिमेट होता कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इतना नुकसान होगा, तो उसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे। तो सपोज ये 10 लाख की जगह फिगर लिखा होता 10,000, तो ये लॉजिकल लगता कि हाँ यार इतने कॉन्ट्रैक्ट 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 का तो नुकसान हो ही सकता है। तो ये 10,000 को हम बोल देते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस बिकॉज इट इज अ लॉजिकल कैलकुलेशन, मतलब जेन्युइन प्री एस्टिमेट। ओके, फिर सर अगर अमाउंट को देख के ऐसा लगता है कि वो अमाउंट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है या बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बहुत ज्यादा, तो उसको हम पेनल्टी बोलेंगे। सर अगर अमाउंट को देख के ऐसा लगता है कि इट इज फार इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल डैमेज, तो भी उसको हम पेनल्टी ही बोलेंगे। जो मैं दिख रहा है यहां पे 10 लाख, दिस इज फार इन एक्सेस। तो 3 वर्ड यूज करें पेनल्टी के अंदर, टेररम, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सॉर्बिटेंट, फार इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल डैमेज। फार इन एक्सेस लिखते हैं सिर्फ उसको। आज में अब तक सिर्फ एक ही पॉइंट आया, ठीक है। फिर जो मैंने आपको अभी सिखाया कि सर हमारा इंग्लिश लॉ डिफरेंशिएट करता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसको हटाते हैं। इंग्लिश लॉ ये डिफरेंशिएट करता है इन दोनों के बीच में। हमारा जो इंडियन लॉ है ना सर, वो तो एकदम सिंपल है, जो हमने अभी पढ़ा कि भाई आपका जितना नुकसान हुआ उतना आपको पैसा मिलेगा, सब्जेक्ट टू जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है अपर लिमिट। हम यहाँ पे लोड लेंगे ही नहीं कि पेनल्टी है या लिक्विड डैमेजेस है, वी विल नॉट, इंडियन लॉ के अंदर वी डोंट टेक दिस लोड। हम तो बोलते हैं भाई बता नुकसान कितना हुआ, उतना देखो मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू जो अपर लिमिट है वो। इंग्लिश लॉ में ऐसा दिक्कत है इन दोनों के डिफरेंशिएट करने का। लास्ट पॉइंट पे आते हैं एग्जाम्पल से। सपोज ए ने बी को लोन दिया, एंड द लोन का फिगर इज 1 लाख। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर बी ने एक भी ईएमआई में डिफॉल्ट मारा तो ए को पूरा 1 लाख रुपए एक साथ देना पड़ेगा प्लस 30,000 रुपए देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मतलब वेरी ऑब्वियस नाउ टू अंडरस्टैंड, ये 30,000 इज पेनल्टी, क्योंकि जस्ट एक डिफॉल्ट मारने से आप उससे किस बात का 30,000 एक्स्ट्रा ले रहे हो, दिस फार इन एक्सेस, कोई सेंस ही नहीं है। आपका कोई लॉस हुआ 500, 1000, 1,500 तक ठीक समझ में आता है, 30,000 किस बात का भाई? तो 30,000 वाला अमाउंट हो जाएगा बेसिकली पेनल्टी। ऐसे करके मैंने 5 पॉइंट पढ़ा है। वापस बोलता 5 पॉइंट, यहां से स्टार्ट करते हैं कि सर ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को सप्लाई करेगा 50 किलो राइस और बदले में बी ए को 50,000 रुपए देगा। टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर ब्रीच हुआ तो 15,000 रुपए अवार्ड किए जाएंगे। अब ए ने राइस सप्लाई नहीं करे तो ब्रीच बाय ए। अब जिसकी वजह से बी को लॉस हुआ या तो 10,000 का या 20,000 का, ठीक है, दोनों केस में लिख देता मैं। और
अगर 10,000 का लॉस हुआ तो आपको 10,000 ही मिलेंगे, क्योंकि उतने का ही लॉस हुआ। बाजू में आते हैं, जैसे हम कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो अगर कार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें पूरी कार का पैसा मिल जाता है, जितना नुकसान हो उतना ही पैसा मिलता है। पर अगर 20,000 का नुकसान हुआ तो जितना कॉन्ट्रैक्ट था उतना ही। इंश्योरेंस में भी तो ये होता है, अगर सम कवर्ड, जैसे अभी रिसेंटली सितंबर अक्टूबर के बीच में माय फादर एक्सपायर्ड, उनका पॉलिसी था 50 लाख का, 50 लाख का मेडिक्लेम जिसको बोलते हैं अपन। 20 दिन में 50 लाख खत्म हो गया। ही वॉज इन कोकिला भी ICU में। पर डे का कुछ 2-2.5 लाख रुपए खर्चा था। 47 लाख तक एग्जॉस्ट हो गया था। उसके बाद हमको ऑप्शन देते हैं कि आपका 50 लाख तो खत्म हो गया, इसके ऊपर का आपको देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम दे देंगे। फिर हमारे पास रात को डॉक्टर आया। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं, ये कभी बोल नहीं पाएंगे, कभी आंख नहीं खोलेंगे, आपको कभी देखेंगे भी नहीं, और जिस स्थिति में लेटे हुए वैसे ही लेटे रहेंगे। डेली आके आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, ब्लड चेंज कराना पड़ेगा। तो आर यू श्योर कि आपको ऐसा कंटिन्यू करना है? मैंने बोला नहीं करना। एंड द नेक्स्ट डे माय फादर डाइड। सीखने को क्या मिला कि सर 50 लाख लिखा हुआ था तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो लिखा है दैट इज बेसिकली द अपर लिमिट। हमें आपको भी यहाँ पे वही सिखा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में 15,000 लिखा हुआ है तो यू विल नेवर गेट 20,000। फिर नीचे आते हैं, डिफरेंस आया पेनल्टी वर्सेस लिक्विड डैमेजेस का। क्यों आया? बैकग्राउंड बुक में लिखा हुआ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि सर क्योंकि ये अपर लिमिट आपने बोल दिया तो एवरीवन विल ट्राई टू इन्फ्लेट इट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना अच्छा है। अब क्योंकि उसको ज़्यादा रखा जा रहा है बाय पीपल, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पेनल्टी और लिक्विड डैमेजेस के अंदर। हम बोल रहे हैं कि सर अगर वो अमाउंट देख के ऐसा लग रहा है कि सपोज 15,000 की जगह लिखा हुआ है 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब ये डेफिनेटली सामने वाले को डराने के लिए, टेररिज्म, तो उसको हम पेनल्टी बोलेंगे। सर दिख रहा है कुछ फालतू में ही बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट एक्सॉर्बिटेंट, अगेन पेनल्टी। एक्चुअल लॉस से बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, फार इन एक्सेस, पेनल्टी। सर लॉजिकल कैलकुलेशन है, मतलब जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, लिक्विड डैमेजेस। फिर ये 3 पॉइंट हुए। फिर चौथा, सर इंग्लिश लॉ बाइफर्केट करता है इन दोनों के बीच में, हमारा इंडियन लॉ कोई बाइफर्केशन नहीं करता सर। हमारा इंडियन लॉ एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितना नुकसान हुआ उतना पैसा मिल जाएगा, वी डोंट डिफरेंशिएट। और पांचवा कि सर ये जो आपको फर्दर सम पे करना पड़ रहा है, फर्दर 30,000, ये फर्दर सम पेनल्टी है सर, 30,000 वाली। सिंपल। सर कहाँ दिया हुआ है ये? आपकी बुक में एग्जाम का क्वेश्चन दिया हुआ है ये। सीधा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो हमने पहले पढ़ा उस पर, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड डैमेजेस एंड पेनल्टी। हमारे सीक्वेंस पे जाते हैं, स्टार्टिंग विथ द 4th पॉइंट, इकलौता डिफरेंस बिटवीन, जैसा डिफरेंस बिटवीन पॉइंट। द एसेंस ऑफ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ terrorem of the offending party. The essence of liquidated damages is genuine pre-estimate. ये इकलौता डिफरेंस बिटवीन है, बाकी सब टाइम पास है। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड वाले पे। If the sum fixed is extravagant or exorbitant, the court will regard it as penalty. भले आप उसको लिक्विड डैमेजेस बोलो, कोर्ट उसको पेनल्टी बोलेगा। फर्स्ट पॉइंट, if the sum payable is so large as to be far in excess of the probable damage, it is certainly a penalty. 5th point पे आते हैं, English law makes a distinction between liquid damages and penalty, but no such distinction is followed in India. The courts in India must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not however exceed the sum fixed in the contract. The courts have not to bother about the distinction but to award reasonable compensation not exceeding the sum fixed. And फिर second point difficult वाला, इसका हमने एग्जाम्पल लिया।
where a sum is expressed to be payable on a certain date and a further sum in the event of default being made. The latter sum, मतलब further sum, is a penalty because mere delay in payment is unlikely to cause damage. तो बोलने के लिए डिस्टिंक्शन बिटवीन है, एग्जाम में भी आ चुका है, और डिस्टिंक्शन है नहीं, डिस्टिंक्शन तो खाली एक ही है सर, ये चौथा वाला पॉइंट, बाकी तो सब पेनल्टी के बारे में लिखा हुआ है सिर्फ, इस बाजू तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो एग्जाम में आपको कॉलम बनाने को नहीं हो पाएगा इस टॉपिक के अंदर, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर ऊपर आते हैं, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड बिफोर हैंड, पहले से, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। In such cases, the question arises whether the courts will accept the figure as a measure of damage. English law. According to English law, the sum so fixed in the contract may be interpreted either as liquidated damages or as penalty, जो नीचे point number 5 में भी लिखा हुआ था। If the sum fixed in the contract represents a genuine pre-estimate by the parties of the loss which would be caused by a future breach of contract, it is liquidated damages. It is an assessment of the amount which in the opinion of the parties will compensate for the breach. Such a clause is effective and the amount is recoverable. But where the sum fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract, it is penalty. Such a clause is disregarded and the injured party cannot recover more than the actual loss. फिर हम आते हैं इंडियन लॉ पे। Indian law makes no distinction between penalty and liquidated damages. The courts in India award only a reasonable compensation not exceeding the sum fixed in the contract. Section 74 of the Act lays down if the parties have fixed what the damages will be, the court will never allow more. But the court may allow less. A decree, मतलब court order, a decree is to be passed only for a reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. फिर छोटा सा एक्सेप्शन दिया हुआ है कि सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, जिसके अंदर सपोज आपको हमने एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्रिज बनाने का और लिखा हुआ है कि आपने ब्रिज टाइम पे नहीं बनाया तो आपसे 20 लाख लेंगे, इसमें पूरा 20 लाख लेंगे सर। क्यों? बिकॉज द पब्लिक इज इंटरेस्टेड। तो सिर्फ गवर्नमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्चुअल लॉस देखेंगे, पूरा का पूरा पैसा ले लेंगे। तो वेयर एनी पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, ब्रिज बनाना, in which the public are interested on breach of condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein. उससे फिर हम एक्चुअल डैमेज नहीं देखेंगे क्योंकि कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, तो पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल 8, 9, 10 पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। आई विल वेट। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 देखिए एक बार, इजी लगना चाहिए। वेटिंग। हो जाना चाहिए। तो 9 के अंदर 10,000 के सामने 20,000 मांग रहे हैं, गलत है सर। और 10th के अंदर 10,000 के सामने 10,000 ही मांग रहे हैं, चलेगा, वर्क्स, सेंसिबल है। और फिर वो डिफरेंस बिटवीन जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये रहा लिखा है हमने उसको इस तरह से। डोमिनोज के अंदर एक पिज़्ज़ा आता है, लेफ्ट हैंड साइड वेजिटेरियन में, सेकेंड लास्ट वेजिटेबल एक्स्ट्रा वेगेंजा, गरीबों। उसके अंदर नॉनवेज में भी सेम ही है, एक्स्ट्रा वेगेंजा। उसमें वो लोग सारे वेजिटेबल भर भर के डालते हैं, ऑलिव्स, एलिपिनोस, कैप्सिकम, टमाटोज, ये सब कुछ।
वहाँ आपने सुना होना चाहिए वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। नहीं, वेटिंग। आगे बात करते हैं, दो ही बचे, एक छोटा टॉपिक बड़ा टॉपिक। पहले छोटे टॉपिक की बात करते हैं, विच इज सूट फॉर इंजंक्शन। हम पढ़ चुके इंजंक्शन मतलब, वापस पढ़ लेते एक बार। स्टे ऑर्डर एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है बुक के अंदर कि सर सपोज कोई फिल्म स्टार है, जैसे SRK, उसका कॉन्ट्रैक्ट है YRF के साथ कि वो अगले 2 साल तक उनकी एक फिल्म करेगा और सारी डेट्स YRF को देगा, और पैसा भी उसने ले लिया। नाउ लेट्स से 1 साल ख़त्म हुआ और उसके बाद SRK ने अपनी कुछ डेट्स दे दी किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस को, लेट्स से धर्मा प्रोडक्शन। अब इस केस के अंदर कितना ऑब्वियस है, YRF कभी भी SRK को सू नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड नहीं करेगा, आधी पिक्चर बन चुकी है, डैमेजेस भी नहीं लेगा, रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो सर क्या करेगा, इस चीज़ के ऊपर स्टे ऑर्डर ले आएगा। मतलब कोर्ट से ऑर्डर जाएगा शाहरुख खान को कि भाई तुम ये नहीं कर सकते तो मत ही करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप ये नहीं करोगे, तो कृपया जो कर रहे हो रुक जाओ। YRF का काम भी हो गया, रिलेशन भी नहीं बिगड़ा, एंड शाहरुख खान लाइन पर आ गया। दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। देखते हैं बुक में क्या लिखा, इजी पीजी। ये रहा 4th सूट फॉर इंजंक्शन। चौथा पॉइंट बोलता है वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग, मतलब नहीं मान रहा, इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट मे बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेन, रोकना, हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, जो वो नहीं करने वाला था वो करने से उसको रोकना। उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 14 वही जो मैंने आपको सिखाया अभी। In a film star agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year. During the year, she contracted to act for some other producer. Held, she could be restrained by an injunction. 15D same वैसा ही है। A singer agreed with B to perform at his theater for 2 months on a condition that during that period he would not perform anywhere. In this case, B could move to the court for grant of injunction, restraining A from performing in other places. Last वाला 75 सबसे आसान। A person who rightfully rescinds a contract, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, आप सामने वाले से डैमेजेस तो लेने ही वाले हैं सर। बोलता है इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट रेस्टेंड होगा तो ठीक है, हम साथ में सामने वाले से कंपनसेशन भी लेंगे। और एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं उसको आप। एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल लेते हैं 2-3 जितने मेरे दिमाग में उतने। लेट्स से लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम बोरीवली से ऑटो लिया टू गो टिल अंधेरी। बोरीवली से अंधेरी का मीटर अप्रॉक्सीमेटली 280 से 320 के बीच में होता है, ठीक है, मीटर से जाए तो ओपन। तो मैंने बोरीवली से ऑटो लिया अंधेरी के लिए। अब वो ऑटो चल रहा था, समवेयर वी रीच्ड हाफ द वे टिल लेट्स से मलाड, और जो ऑटो था वो ऑटो का ब्रेक डाउन हो गया, इंजन बंद, वहाँ पर रुक गया जहाँ पे ऑटो था उधर ही, और आगे चल ही नहीं सकता बिना रिपेयर के।
अब बोरी से मलाड में पहुंचा, तब तक जो मीटर दिखा था मुझे मेरे सामने, दैट वॉज 130 रुपीज़ मलाड तक, जहाँ पे मैं रुक गया, जहाँ पे ऑटो रुक गया। और पूरा जाता तो 280 से 320 के बीच में कुछ होता। चलो उसको अपन 300 रख देते हैं कि सर पूरा ट्रैवल करते तो 300 मीटर पे आता। अब ऑब्वियसली मैं तो मलाड में उतर जाऊंगा दूसरे ऑटो पकड़ने के लिए। द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, सर मैं ऑटो वाले को 3 चीज़ें दे सकता हूँ, या तो 300, या 130, या कुछ भी नहीं। ऐसा बोल के कि तूने अपना प्रॉमिस पूरा निभाया ही नहीं, मैं तुझे किस बात का पैसा दूँ। तो 3 पॉसिबल ऑप्शन दुनिया में बन सकते हैं। 300 कोई देगा नहीं, ना आप ना मैं। 0 वो देने नहीं देगा, मतलब 130 आपको देना पड़ेगा सर। सिंपल भाषा में बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन merit, what the other party deserves। जिसको हम प्यार से बोल देते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, विच इज क्वांटम मैरियट। एज मच एज द अदर पार्टी डिजर्व्स, जितना वो डिजर्व करता है उतना आपको उसको देना पड़ेगा। एक एग्जांपल होगा, सेकेंड एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2, हमने बात करी एक ब्रोकर के साथ, और हमने इस ब्रोकर को बोला कि वी आर लुकिंग फॉर अ प्रेमाइसेस टू लिव ऑन रेंट। तो हमारे लिए कृपया करके आप एक घर ढूंढिए, ये रही स्पेसिफिकेशंस और ये रहा हमारा बजट। प्लीज फाइंड अ हाउस फॉर अस टू बी लिव्ड अपॉन एट रेंट। ब्रोकर ने बोला हो जाएगा सर। ब्रोकर ने घर ढूंढा, हमको अच्छा लगा, हम जाके रहने चले गए। फिर ब्रोकर हमारे पास आया कि सर मैंने आपका काम कर दिया, लाओ मेरा ब्रोकरेज दो, दलाली। हमने बोला कि जब हम बातचीत कर रहे थे उस टाइम पे ब्रोकरेज की कोई बात ही नहीं हुई थी। बात इतनी हुई थी कि आप घर ढूंढोगे मेरे लिए, ये स्पेसिफिकेशन वाला, इस बजट वाला। वी नेवर टॉक्ड अबाउट द ब्रोकरेज। तो जब ब्रोकरेज की बात ही नहीं करी तो किस बात का ब्रोकरेज? लॉ में क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं। ब्रोकर ब्रोकरेज डिजर्व करता है। द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज कितना। जो बॉम्बे के अंदर कस्टम चल रहा है ना, तो बॉम्बे के अंदर कस्टम दैट इज गोइंग ऑन इज, ब्रोकर आपसे 1 महीने का रेंट लेता है। इनकेस आपको नहीं पता तो ये ब्रोकरेज चल रहा है मुंबई के अंदर कि ब्रोकर आपसे 1 महीने का रेंट लेता है और लैंडलॉर्ड से 1 महीने का रेंट लेता है 12 महीने के लिए। सो ये मुझे उसको देना पड़ेगा, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट में कोई बातचीत नहीं हुई थी विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनसेशन और द ब्रोकरेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयर वॉज साइलेंस विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट। तो भी पैसा देना पड़ेगा सर। लिखता हूं यहां पे रीजनेबल कंपनसेशन, एंड दैट इज व्हाट इज क्वांटम मैरियट। तीसरा एग्जांपल छोटा लेते हैं, ये बुक का एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 3, आपने, ये बुक का एग्जांपल है, आपने वाइन शॉप से ऑर्डर किया
12 bottles of whiskey कि आपने ऑर्डर किया, जब आपके घर पे डिलीवरी हुई तो 12 बॉटल ऑफ विस्की के साथ 2 बॉटल आ गई ब्रांडी की उसी बैग के अंदर, और आपने ये दोनों एक्सेप्ट कर लिया। कितना ज़्यादा ऑब्वियस है, आपको इसका पैसा भी देना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट किया। तो यू हैव टू पे फॉर द सेम, एंड दैट इज व्हाट इज क्वांटम मेरिट। लास्ट एग्जांपल, सपोज अपना घर रिनोवेट करवा रहे हैं और उस घर के अंदर टोटल 4 बॉक्सेस हैं, 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 किचन, ऐसा 4 बॉक्सेस हैं। चारों बॉक्सेस में आपको करवाना था बेसिकली पेंट, ठीक है। आपने अपॉइंट करा कारपेंटर को, उसने ये वाला बॉक्स अच्छे से करा, ये वाला बॉक्स अच्छे से करा, ये वाला बॉक्स अच्छे से करा, और यहाँ पे थोड़ा उसने काम चोरी करा है। मतलब वी कैन सी कि काम अच्छे से नहीं हुआ है। द टोटल पेमेंट वॉट टू बी मेड वॉज डिसाइडेड टू बी 40,000। और वो जब पैसे मांगने आएगा तो उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा, तूने एक रूम का काम अच्छे से नहीं करा तो मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा। नहीं, आपको इसका 10,000 पूरा देना पड़ेगा, आपको इसका 10,000 पूरा देना पड़ेगा, आपको इसका 10,000 पूरा देना पड़ेगा। इसके 10,000 में से चाहिए तो भाई आप 4,000 रुपये काट लो और 6,000 देना पड़ेगा, क्योंकि वो 36,000 डिजर्व करता है, क्योंकि उसने 4 में से 3 रूम का काम तो अच्छे से करा और 1 रूम का काम थोड़ा बिगाड़ा उसने। पर अगेन जितना करा उसका पैसा देना पड़ेगा। तो अगेन बॉइल्स डाउन टू, जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, व्हाट द अदर पार्टी डिजर्व्स। इसको हम प्यार से बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। आएगा आगे तब देख लेंगे, ठीक है। बुक में आते हैं एक बार, यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, नीचे गया, पढ़ लेते हैं। क्वांटम मेरिट, when one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, फिर भी पैसा देना पड़ेगा। The law will infer a promise to pay. Quantum merit, that is, again जो हमने सिखाया आपको, as much as the other party doing the service has deserved. It covers a case where the party injured by the breach had at the time of breach done part but not all the work, हमारा ऑटो वाला एग्जाम्पल, which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of work done. For the application of this doctrine, 2 conditions must be fulfilled. पहला, it is only available if the original contract has been discharged. बोरीवली से अंधेरी जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, खत्म हो चुका है। द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि भाई मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा, मैं कम पैसा दूंगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग अ क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट इज टू रिकम्पनसेट द पार्टी और पर्सन फॉर वैल्यू ऑफ वर्क ही हैज डन। डैमेजेस तो सर नुकसान की भरपाई करते हैं, तो बोलते हैं डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर, वाइल क्वांटम मेरिट इज, आगे वो वर्ड रेस्टिट्यूटरी, जितना काम किया उतना पैसा दे देंगे। इट इज बट रीजनेबल कंपनसेशन अवॉर्डेड ऑन इंप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू रेम्यूनरेट। फिर हमारा एग्जांपल आ गया, वेयर अ पर्सन ऑर्डर्स, थोड़ा अजीब एग्जांपल है, ओनली लिखा हुआ है, 12 बॉटल के पहले ओनली लिखा हुआ है। Where a person orders only 12 bottles of whiskey from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy and the purchaser accepts them, the purchaser must pay a reasonable price for the brandy. एग्जाम्पल पे आते पहले 12, 13,
12 की बात, 13 अच्छा है, 13 की बात करते हैं. A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of rupees 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in 2 installments of 50 each. A delivered the first installment but failed to supply the second. तो भाई पहले वाले का पैसा आपको देना पड़ेगा. B must pay for 50 bags. 12 भी अच्छा एग्जाम्पल है. X wrongfully revoked his agent's authority before the agent could complete his duties. वो अपना काम खत्म करता उसके पहले आपने उसकी ड्यूटी पे से उसको निकाल दिया. Held Y could recover as quantum merit for the work he had done and the expenses he had incurred in the course of his duties. जो काम कर लिया उसका पैसा तो लेके रहूंगा. फिर बीच वाला पार्ट, द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस. हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था सी, ब्रोकर वाला एग्जांपल. फिर हमने आपको पढ़ाया था ई, ऑटो वाला एग्जांपल. फिर हमने आपको पढ़ाया था एफ, पेंट वाला एग्जांपल. पढ़ते हैं सी वापस एक बार. वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो अग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन. ई, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. बोरीवली से मलाड आपने एंजॉय करा, उसका आपको पैसा देना पड़ेगा. एफ, वेयर एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लम्प सम इज कंप्लीटली परफॉर्म बट बैडली. द पर्सन हु हैज सफर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट can claim the lump sum but the other party can make a deduction of the bad work. सीखा हमने इसको भी. A हमको ऑलरेडी आता है. The claim for quantum merit arises in the following cases. पहला, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void. ठीक है, हमारा अगेन ऑटो वाला एग्जांपल सेम, क्यों कॉन्ट्रैक्ट void हो गया बिकॉज वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता बंधेरी तक. तो हमको 6 में से 4 तो ऑलरेडी आते हैं सर, बचे हुए कर लेते हैं. B, when something is done without any intention to doing so gratuitously. पढ़ा था ना इसका मतलब फ्री ऑफ चार्ज, लव एंड अफेक्शन. तो हमने आपके लिए कुछ काम किया पर वो फ्री में नहीं था सर. जैसे हमने आपको 2 बॉटल भेजी ब्रांडी वाली, इंटेंशन उसको फ्री में बाय 12+2 ऐसा नहीं था वो. ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया विस्की ब्रांडी वाला. लास्ट डी, वेयर वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. जितना किया उतना पैसा देना पड़ेगा. कितना सिंपल है. देखिए एलवेट क्वांटम मेरिट वाला पॉइंट आसान लगना चाहिए. 3-4 एग्जाम्पल कर लिया हमने. ब्रोकर वाला, ऑटो वाला, पेंटिंग वाला. यू हैव 3 एग्जाम्पल्स. लास्ट बेंच क्लास के बाहर जाइए जल्दी से. दीदी इसको जगह दे. आउट. वेटिंग फॉर अदर्स. डन. क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, 3-4 सेक्शन का मिक्सचर था शायद. 39 था उसके अंदर, 73 था, 75 था. 2-3 क्वेश्चन का मिक्सचर था. मैं देखता हूँ एक बार अगर मुझे मिल जाता है तो. वो ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे. एक बार आपका देखा हुआ होना चाहिए. शायद दिसंबर 23 था, शायद. यस, दिसंबर 23. क्वेश्चन नंबर 1. तीन क्वेश्चन हैं. फर्स्ट का आंसर आप शायद दे दोगे, थर्ड का भी दे दोगे, सेकंड इज डिफिकल्ट. तब पढ़ लो फिर हम बात करते हैं. डन, पढ़ लेना चाहिए. हाँ मिस्टर ब्लैक, क्या लगता है आपको क्या आंसर आएंगे? 1 का क्या, 2 का क्या, 3 का क्या?
3 का नहीं, तो हाँ नाम जवाब देना। उससे क्वेश्चन क्या पूछा उसका आंसर दे मुझे। हाँ यस और नो में आंसर कर। फिर ठीक है, दोनों राइट। सेकंड का बताइए सर। ना किसी किसी बात कर रहे हैं। रीजन जो क्लास के बाहर निकाला है मैंने, वॉशरूम नहीं भेजा तेरे को। गेट बंद कर। एग्जाम का क्वेश्चन करें हम लोग। ए बाहर जाके गेट बंद कर। रीजन किसी किसी बात कर रहे हैं, कुछ भी। मैं पहले से मार्क करा था कि फर्स्ट और थर्ड का आंसर आप दे देंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क्स। दिस वेरी इजी, कोई भी आंसर कर सकता है। दिस वेरी इजी, कोई भी आंसर कर सकता है। तो 4 मार्क्स सिक्योर करना इस आसान। गेम 2 मार्क का होता है सर, जो डिसाइड करता है कि आप 25% वालों में हैं या 75% वालों में हैं। ये पास और ये फेल, वो ये 2 मार्क के क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फोकस करते हैं उसके ऊपर। अपन ब्लैक से बात करते हैं, ब्लैक की बात करते हैं। भैया और उसकी एक गर्लफ्रेंड। मिस्टर ब्लैक, मिस वाइट, शादी नहीं करी मैंने तक। दोनों के बीच में ऐसा अरेंजमेंट है कि भैया उसको फ़ोन करेगा रोज़ रात को 10 बजे, एंड दे विल डिस्कस जो भी उनको बातें करनी है। फिक्स है, रोज़ रात को 10 PM भैया फ़ोन करेगा। एक दिन हमारे भैया रात को 9 बजे सो गए, स्लेप्ट। मतलब उस दिन, लेट्स से इट इज 3 जून 2025, भैया ने कॉल नहीं करा। ठीक है, अगले दिन सुबह उठा एंड ही सॉ लड़की के लंबे लंबे मैसेजेस हैं। यू डोंट केयर फॉर मी, यू डोंट लव मी, तेरी लाइफ में कोई और है मुझे पता है। एंड लास्ट में मैसेज आता है ब्रेकअप। अर्ली इन द मॉर्निंग भैया उठे एंड नाइटमेयर, उठने के बाद नाइटमेयर। भैया ने बोला दीदी को कि लेट्स मीट और बात करते हैं। बहुत मुश्किल से दीदी मिलने आई और भैया ने उसको कन्विंस कर लिया कि वॉज टायर्ड एंड इसलिए वो सो गया था। यार ठीक है, इट्स ओके, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। और लड़की ने पैचअप कर लिया। ठीक है, तो बहुत कन्विंस करने के बाद पैचअप हो गया। अब भैया क्या करते हैं, रोज़ 9:30 का अलार्म लगाते हैं, इसे कभी भी वो मिस ना करें दीदी को फ़ोन करना। 3 साल निकल गए सर। इट इज़ नाउ 3/6/28। अभी दोनों रिलेशनशिप में एंड दे डिसाइड इस दिन को कि वो मिलेंगे फॉर अ कॉफ़ी डेट। ऐसा डिसाइड किया गया। कितने बजे? 7 PM शार्प स्टारबक्स पे मिलेंगे, बुरी वरी जो भी है। द प्रॉब्लम वॉज 6:30 तक मेरा लेक्चर था और मैंने भैया को छोड़ा 7 बजे। भैया यहाँ पहुँचा 7:30 बजे और हमारी मिसेस वाइट एकदम गुस्से में कि मैं आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतना लेट कैसे आ सकते हैं? यू आर नॉट सीरियस, ब्रेकअप, सीधा ब्रेकअप। मिस्टर ब्लैक ने बताया उसको कि देख मैं लेक्चर में था, जेन्युइन रीज़न था इसलिए मैं लेट हो गया, आई एम सो सॉरी, अगली बार मैं लेक्चर के बीच में ही आ जाऊँगा।
पर अपन पैचअप कर लेते हैं। लड़की बोलते हैं नहीं, चलो इस बार तो मान गई, तुम्हारे पास रीज़न था, जेन्युइन रीज़न था कि लेक्चर ही 7 बजे ख़त्म हुआ, पर याद है एग्जैक्ट 3 साल पहले तुमने मुझे कॉल नहीं किया था एंड हेंस मुझे ब्रेकअप करना है। क्या लगता है मिस्टर ब्लैक आपको दीदी के बारे में आपके क्या विचार हैं? दीदी सही करिए गलत करिए तो बता दे। 3 साल पहले के लिए ब्रेकअप कर दिया। सिंगल है ना तुम, इसलिए सिंगल है। दिस इज द रीजन यू आर सिंगल। आई ओपन योर आईज। बाजू में सर, क्या लगता है आपको? गलत क्यों? गलत क्यों है? तो 3 साल पहले तो क्या हुआ? हाँ मिसेस बी कॉम, क्या लगता है आपको अगर आप मिस वाइट होती तो आपने सही किया कि गलत किया? सही किया, इसलिए तो लड़की है। दिस इज 100% रॉन्ग। लॉजिक पे आते हैं यार, इस पूरे मैटर के लिए पैचअप हो चुका था। दिस थिंग वॉज डन एंड डस्टेड। तो सेम रीजन के लिए आप आगे जाके कैसे इशू रेज कर सकते हैं? ये भी तो यही बोल रहा है। यहाँ पे देख, वो नहीं आई, एब्सेंट थी, जो भी था, वो बोलता है इफ द मैनेजमेंट ऑफ एस इन्फॉर्म्ड शीतल अबाउट इट्स कंटिन्यूएंस, क्या आप आ सकते हो अभी भी? कैन द मैनेजमेंट स्टिल रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली, दिस ग्राउंड जिसके लिए आपने उसको कंटिन्यू करवाया? नो, क्योंकि उसके तो हाँ बोल दिया ना आपने, तो उसके लिए आप 1 महीने बाद जाके कैसे बोल सकते हो कि नहीं 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 वो आप पिछली बार ऐसा किया था तो अब आप मत आओ? नहीं यार, उसके लिए तो आपने उसको ऑलरेडी कंटिन्यूस के लिए बोल दिया, तो सेम रीजन के लिए आप उसको बाद में मना नहीं कर सकते। तो यस नो और नो विल बी, यस नो यस विल बी द आंसर। देखते हैं एक बार। फर्स्ट का आंसर ये रहा, कैन। एक कोई भी लिख के आ सकता है। थर्ड का आंसर जो हमने अभी पढ़ा सेक्शन 75, जहाँ पे यूनिट नंबर 5 खत्म होता है, अगेन कैन। ये पूरा इंडिया लिख कर आएगा, दिमाग से सेकंड में तो था कैनॉट। तो लाइक आई सेड, मल्टीपल सेक्शंस का ब्लेंड था। आई कैन सी 39, आई कैन सी 40, आई कैन सी 75। इसे फटाक से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। तो यूनिट नंबर 5 में कुछ बचा नहीं हमारा। आप देखोगे तो हम हर एक बॉक्स कर चुके हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यूनिट 5 डन। 6 बहुत ही छोटा सा है, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं एंड देन वी रिज्यूम। सेवन 8 मिनट्स, ठीक है, बहुत हो गया इतना। वॉशरूम जाके आ सकते हैं, जाना है तो। हाँ तब तक मैं हेडिंग देख लो, टाइम क्यों वेस्ट करना। आई कैन सी 2 पार्ट में है पूरा यूनिट नंबर 6, एक कंटिंजेंट और एक कॉसी, जिसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि हम कॉसी वाला पॉइंट कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। हमारे लिए वो पॉइंट नया नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की। हमने काफ़ी सारे उसके एग्जांपल्स भी लिए थे। कंटिंजेंट ये हमने अब तक डिस्कस नहीं करा है, तो 2 पार्ट्स हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम ये वाला पार्ट खत्म कर ले, विच शुड बी ईजी फॉर अस। हाँ दीदी, नीचे नीचे आराम से, हाँ बस इतना चलेगा। तो हम कॉसी खत्म करने उतना हम ट्राई करते हैं। टोटल 3 पार्ट्स हैं, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। एक ऑब्वियसली होगा मीनिंग का इंट्रोडक्शन, एक होगा फीचर्स का। मीनिंग्स और फीचर्स दोनों मिला के 4 मार्क के 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और तीसरा लास्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट या केसेस डीम टू बी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट।
जहाँ पे आपको आपकी बुक के अंदर 5 बॉक्सेस बने हुए मिलेंगे, 68, 69, 70, 71, 72 ऐसा बना हुआ। ऐसे 3 टॉपिक हैं और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। टाइप्स लास्ट जनवरी में आया था, 3 मार्क का आया था, छोटा सा क्वेश्चन। देखते हैं, वी स्टार्ट विथ कॉसी। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा होगा सर कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसेंट होता है, प्रॉमिस होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स के अंदर भी कि उसको लॉ इम्पोज करता है। एज सच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, बट लॉ बोलता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। हमने इसमें 4-5 एग्जाम्पल लिए थे। हमको एक एग्जाम्पल अगर याद करें तो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर पिज़्ज़ा वाला। कैसा पिज़्ज़ा वाला मुझे डिलीवर करने की जगह मेरे बाजू वाले को डिलीवर कर दिया और मेरा बाजू वाला उस पिज़्ज़ा को खा भी गया। लॉ बोलता है कि बाजू वाले को मुझे पैसा देना पड़ेगा या मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करना पड़ेगा। अब एज सच मेरे और मेरे बाजू में कोई कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ी कि मेरा सामान तेरे घर आएगा तो मुझे दे देना, तेरा मेरे घर आएगा मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हम दोनों के बीच में। पर फिर भी लॉ में क्या बोलता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, तो नहीं है फिर भी है, उसको हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक वर्ड बोला मैंने जो मुझे नीचे फीचर्स के अंदर भी दिखेगा, सेकेंड पॉइंट के अंदर आखिरी 3-4 वर्ड्स, इम्पोज्ड बाय लॉ। सेम वर्ड आपको फीचर्स के अंदर सेकेंड पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, बुक है ना उसके पास? हाँ बस। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए, सेक्शन नंबर 10 की बात कर रहा है, जहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो बोलता है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, फुल स्टॉप। बट समटाइम्स, आगे सरो लैंग्वेज, द लॉ इम्प्लाइज, लॉ बोलता है अ प्रॉमिस इम्पोजिंग ऑब्लिगेशंस ऑन वन पार्टी एंड कन्फरिंग अ राइट इन फेवर ऑफ द अदर। एक का लायबिलिटी और एक का राइट, even when there is no offer, no acceptance, no genuine consent, no lawful consideration, etc. And in fact, neither agreement nor promise. Such cases are not contract in the strict sense, but the court recognizes them as relations resembling those of contracts and enforces them as if they were contracts. मान लिया हमने कि कॉन्ट्रैक्ट है, hence the term quasi contracts, that is resembling a contract. Even in the absence of a contract, certain social relationships give rise to certain specific obligations to be performed by certain persons. They are known as quasi contracts, as they create the same obligations as if regular contract होते हैं। फिर अच्छी लाइन लिखी उसने नीचे दो, quasi contracts are based on principles of equity, justice and good conscience। नीचे a quasi or constructive contract rests upon the maxims no man must grow rich out of other person's loss। मेरे बाजू वाले का वो पिज़्ज़ा नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज वो उसके घर पे डिलीवर हुआ, वो मेरा ही रहेगा। तो नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। और ऊपर भी लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, जो सही है वो होगा। नीचे एग्जाम का क्वेश्चन फीचर्स 3 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। पहला पॉइंट दिख रहा है मुझे, इट इज राइट टू मनी, वो भी कौन सा वाला, लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी लिखा हुआ है, मतलब लॉजिकल कैलकुलेशन वाला। सेकेंड पॉइंट बोलता है इम्पोज्ड बाय लॉ, और तीसरा पॉइंट बोलता है इट इज अ राइट अवेलेबल नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे आपको वहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए मिलने चाहिए, और तीनों पॉइंट आप रिकंसाइल कर सकते हो पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल के साथ कि सर मेरे बाजू वाले से मैं पिज़्ज़ा का पैसा ले सकता हूँ या पिज़्ज़ा ले सकता हूँ, सिर्फ बाजू वाले से ही ले सकता हूँ और किसी से नहीं ले सकता, और ऑल दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी लॉ बोलता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। ये 3 पॉइंट तो लिखे हैं वहाँ पे, तो मार्क करेगा उसको अपन एग्जाम्पल्स के नीचे। पहला राइट टू मनी, वो भी कौन सा वाला, लॉजिकल वाला,
liquidated sum of money. Second, imposed by law. और तीसरा, right available not against all the world but against a particular person. कितना ज़्यादा सिंपल है. तो 3 फीचर्स हैं, एक एक लाइन के फीचर लिखे आपको 4 मार्क मिल जाते हैं. सो इजी इट इज. ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो. एग्जांपल 16, 17, 18 तीनों आपको आसान लगने चाहिए. मैं उसमें सेक्शन नंबर लिखवा दूंगा और फिर एक और एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं. तो ये 4 एग्जांपल्स टू रीड. ठीक है, आने वाले सेक्शंस. वही है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, विच सेज केसेस डीम्ड एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. ऐसे केसेस को हम बोल देंगे या मान लेंगे कि वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है. फर्स्ट पॉइंट पढ़ के आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने ये पॉइंट को पढ़ा हुआ है कहीं पे. यूनिट नंबर 3, टॉपिक नंबर 1, पॉइंट नंबर 5. आधो को याद ही नहीं है. बोलो कितना दर्द है आपके जीवन में. पेमेंट फॉर नेसेसिटीज करके एक पॉइंट आया था, हमने इसके 3-4 क्वेश्चंस भी किए थे सर. ठीक है, एनी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ वापस. आप तो मेहनत करोगे नहीं तो मुझे ही करनी पड़ेगी बार बार. लेट्स से वी हैव अ पर्सन हु इज आइदर माइनर या फिर अनसाउंड माइंड. मोर ओवर देयर इज वन मोर पर्सन जो इस पे डिपेंडेंट है. कोई बुढ़ा, लेट्स से उसके दादा दादी व्हाटएवर. आप गार्डियन, आपने खर्चा करा इनके ऊपर. ए, आपने खर्चा करा इनके ऊपर. दोनों ही खर्चे ऑब्वियसली नेसेसिटी वाले हैं. लॉ मेकर बोलता है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी एस्टेट, उस प्रॉपर्टी में से आप रिकवर कर सकते हो A+B. एंड दिस इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 68. तो आपने A करा नंबर 1, आपने B करा नंबर 2. बोथ ऑफ देम शुड बी नेसेसिटी. अल्टीमेटली माइंड जब मेजर हो जाएगा या अनसाउंड माइंड थोड़े टाइम के बाद, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आप A+B दोनों रिकवर कर सकते हो. एंड दिस इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 68, विच इज क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड. देखते हैं बुक में एक बार. ये रहा 68. देखते क्या बोलता है. इफ अ पर्सन incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support, हमने ऊपर दोनों बनाया है, is supplied by another person, आगे सर वर्ड necessaries, suited to his condition in life. The person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. अपनी जेब से कुछ नहीं देगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल है सर. एग्जाम्पल दिया है, A supplies B, a lunatic or a minor, with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. To establish his claim, the supplier must prove not only that the goods were supplied to the person who was minor or lunatic, but also that they were suitable to his actual requirements at the time of sale and delivery. वो ज़रूरी था, मतलब वो necessary था. किसी को कॉपी करना तो कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है. ये आया था जनवरी में 3 मार्क का, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन. अच्छा टॉपिक है, दिमाग वाला है. हम एग्जांपल लेते हैं, इजी एग्जांपल लेते हैं. सो वी बेसिकली हैव अ लैंडलॉर्ड जिसका एक घर है और उस घर के अंदर ये टेनेंट किराएदार रहता है. नाउ
एक दिन वन डे बीएमसी से इस घर पे एक नोटिस आता है। सर कौन सा नोटिस? एविक्शन। इस घर का म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किया गया था और बीएमसी की नोटिस में लिखा हुआ था पे बाय टुमारो ₹5 लाख, और नहीं तो घर खाली कर दो, हम इस पे कब्जा कर लेंगे। किराएदार की फट गई, क्योंकि अगर घर चला गया तो लैंडलॉर्ड तो केस लड़ता रहेगा, मैं रात रात सामान लेके खाना कहाँ खाऊंगा, तो ये तो सर पूरा बिगड़ गया। तो किराएदार बेचारा भाग के जाता है लैंडलॉर्ड के पास और जाके उसको बताता है कि देख यार, ऐसा ऐसा नोटिस आया है, तू जल्दी से पेमेंट कर दे, नहीं तो ये घर चला जाएगा। लैंडलॉर्ड बोलता है टेनेंट को, इग्नोर, पिछले 3 साल से नोटिस आ रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, तू भी कुछ मत कर, रिलैक्स कर। टेनेंट बोलता है पर इस वाली नोटिस में लिखा है कि कल तक, और नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड बोलता है इग्नोर, रिलैक्स, चिल, कुछ नहीं होगा। टेनेंट की फटी हुई थी। टेनेंट ने अपने जेब से बीएमसी को 5 लाख रुपए पे कर दिए तुरंत। कितना ऑब्वियस है, लैंडलॉर्ड को टेनेंट को पे करना पड़ेगा 5 लाख। एंड दिस इज व्हाट इज 69। तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ, 1, 2 एंड 3 सीक्वेंस के अंदर, जिसके अंदर बीकॉम से पूछते अपन इंटरेस्टेड पर्सन कौन है यहाँ पे, लैंडलॉर्ड, बीएमसी, टेनेंट, कौन है? हाँ क्या बोल रही है? लैंडलॉर्ड। बाजू में दीदी आपको क्या लगता है? टेनेंट। वहाँ कसम, अलग अलग आंसर। वो देखो लिखे, बोले दुनिया भाड़ में जाए, मैं लिख लेती हूँ पहले। ओ बेवड़ी, थोड़ा सीए जैसा बिहेव कर। कौन है इंटरेस्टेड पर्सन? क्यों? उस पर पेमेंट किया तो इंटरेस्टेड पर्सन हो गया। किसी किसी बात करती है, उसको छत चाहिए थी रहने के लिए, तो अगर सीज हो जाती प्रॉपर्टी तो नुकसान उसका पहले होता, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए वो इंटरेस्टेड पर्सन। बीकॉम तो अलग ही दुनिया में। लैंडलॉर्ड ऐसी दीदी तो हेडिंग पढ़ लेती ना यहाँ पे, हेडिंग तो भी पता पड़ जाता टेनेंट। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, उतनी मेहनत भी नहीं करनी। लैंडलॉर्ड हो जाना चाहिए अब तक। चलो लिख रहे हैं आगे। ओ इंटरेस्टेड पर्सन, आगे बढ़े? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड आगे बढ़ने में। बढ़ 70 was the same पिज्जा वाला एग्जाम्पल हमारा। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, ये देख, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट, मेरा नेबर, ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। मेरा इंटेंशन कभी उसको पिज्जा खिलाने का नहीं था, तो मैं उससे बेसिकली पैसा ले लूंगा, क्योंकि उसने जो मुझे एंजॉय करना चाहिए था वो उसने एंजॉय करा। तो दिस इज नथिंग बट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बाजू वाले को पिज्ज़ा डिलीवर्ड। याद आ जाना चाहिए आपको इससे ही। और हम एनीवे ऊपर 2 बार 70 लिख चुके हैं। मैं आपको इसलिए लिखवाया था ऊपर 2 बार 70 कि आपको देखना हो तो आप 70 के 2 एग्जाम्पल देख सकें, एग्जाम्पल 16 और एग्जाम्पल 18। मेरे दिमाग के अंदर जाऊँ मैं अगर, तो एग्जाम्पल नंबर 21 इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 16। मिला? सेम, ठीक है। पिज्जा वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे, इट इज मोर देन गुड। 71 बहुत ही प्यारा टॉपिक। मल्टीपल जगह आपको ये सेम टॉपिक पढ़ना है। मल्टीपल मतलब 2-3 जगह पे टॉपिक आएगा। हम फिलहाल यहाँ की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। यहाँ पे वो केस लॉ भी आएगा जो मैं बोल रहा था, करेंगे हम लोग। सपोज सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं पहले।
आप स्टेशन पे हैं और आपको नीचे प्लेटफॉर्म पे एक वॉलेट गिरा हुआ मिला। पहली बात आपको उठाना ही नहीं चाहिए, पर सपोज आपने उसको उठाया और अपनी जेब में रख लिया तो आप चोर। सिंपल, आपको जेल भी हो सकती है ऑनेस्टली सेइंग। तो इसे उठाना ही नहीं चाहिए। पर अगर आपने उसको उठा लिया तो दुनिया में आ जाता है एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज आपको इसके ट्रू ओनर को ढूंढना पड़ेगा सर, और वो ट्रू ओनर को ढूंढ के आपको ये वॉलेट लौटाना पड़ेगा। तो जब आपको वॉलेट मिला तो हम आपको बोल रहे हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। और जो बाजू में बनाया इसको बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 71। आपका ऑब्लिगेशन कि आप उसके असली मालिक को ढूंढोगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके, सीसीटीवी देख के, कुछ भी करके, और उसको ये वॉलेट लौटाओगे। हाई चांसेस के मालिक ना मिले, व्हाट नेक्स्ट? वॉलेट आपका। अगर उसका मालिक नहीं मिलता तो वो आपका हो जाता है। और उसी का अपना केस लॉ है हॉलिन वर्सेस हाउलर वाला, जहाँ पे केस लॉ के अंदर देयर इज अ शॉप, ठीक है, उसमें एक आदमी है, एंड लेट्स से उस आदमी को मिलता है ज़मीन पे नीचे गिरा हुआ एक गोल्ड रिंग, ठीक है, एट अ गोल्ड शॉप। उसने उसको उठाया, आसपास देखा, कोई दिखा नहीं उसको, वो तुरंत गया इस रिंग को लेके मैनेजर के पास रिसेप्शन पे, और जाके उसको ये रिंग पकड़ा दिया, क्योंकि जेब में रखेंगे तो चोर कहलाएंगे सर, कैमरा पे इतने सारे लगे होंगे, आप मर जाओगे। जाके मैनेजर को हैंड ओवर कर दिया कि भाई ये रिंग रख, मुझे नीचे गिरी हुई मिली थी, इसका असली मालिक इसको ढूंढता ढूंढता वापस अगर वापस आएगा तो उसको दे देना। मैं जो बोलता थैंक यू, ठीक है, और ये भैया चले गए, ठीक है। तो ये भैया का बोल रहे हैं बेसिकली फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। एक वीक के बाद इस शॉप से ही पास हो रहे थे, तो हमने अंदर घुस के मैनेजर को पूछा कि इसका मालिक आया कि नहीं आया। मैनेजर बोलता है नहीं यार, मैंने सब ट्राई कर लिया, कैमरा में भी नहीं पता पड़ रहा, कोई पूछने भी नहीं आया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, नहीं मिल रहा मालिक। फाइंड ऑफ लॉस बोलता है ठीक है, लाओ रिंग मेरे को दे दो। दुकान वाला बोलता है नहीं, मेरी दुकान में मिली थी तो रिंग मेरी होगी। ये बोलता है दिखी मुझे थी तो मेरी होगी। वो मना कर देता देने से, मैटर कोर्ट में जाता है और ये जीत जाता है। लाइक वी डिस्कस्ड, अगर मालिक नहीं मिला तो जिसको वो सामान मिला वो सामान उसका हो जाएगा। सर आगे जाके ऐसा भी तो हो सकता है मालिक मिल गया, चुपचाप रिंग दे देने का, वह रिंग आपका नहीं होगा। हाँ, आपका जो खर्चा हुआ मालिक को ढूंढने में वो आप रिकवर कर सकते हो लॉफुली, पर रिंग आपको वापस देना पड़ेगा। तो अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड वो रिंग आपका, एक्सेप्ट ट्रू ओनर। हाउलिन वर्सेस हाउलर, एकदम लॉजिकल केस इस 71। तो 7 दोनों देख लेते फर्क से, 70 भी और 71 भी, ठीक है, दोनों ही काम के। 70 से स्टार्ट करते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। पता है मैंने आपको उसका मतलब, वापस बता देता हूँ। नॉन ग्रेटिट्यूअस के अंदर बात करें जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं है उसकी। बोलता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 70, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली, दया भावना से नहीं किया था मैंने, एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, द लेटर मतलब जिसने बेनिफिट एंजॉय करा इज बाउंड टू पे कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रीस्टोर द थिंग्स डन और डिलीवर्ड। इसे मैंने कहा था पिज्जा का पैसा या पूरा का पूरा पिज्जा ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे लिए। कंडीशंस वही जो ऊपर लिखा नीचे रिपीट कराए सर। द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव, मतलब केस ठोकने वाला मस्ट प्रूव, पहला दैट ही हैड डन द एक्ट और हैड डिलीवर्ड द थिंग लॉफुली, दूसरा दैट ही डिड नॉट डू सो ग्रेटिट्यूअसली, और तीसरा द अदर पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट। और नीचे एग्जाम्पल नंबर 21 दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी कर रखा है सर। फटक से नीचे 71 के ऊपर आते हैं। बहुत ही प्यारा केस।
बोलता है अ पर्सन वो फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, आपने उसको उठा लिया, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वर अ बेली। बेली मतलब किसी और का सामान आपके पास है, पोजेशन आपके पास है। Thus, finder of lost goods has, पहला पॉइंट, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। आपने किसी का वॉलेट उठाया तो ऐसा नहीं कि वॉलेट को कहीं भी रख दोगे, उसको संभाल के रखना जैसे आप खुद का वॉलेट रखते हैं वैसे। दूसरा सिखा दिया मैंने आपको ऑलरेडी, नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स। अगर मालिक मिलेगा तो गुड्स आपको वापस देने पड़ेंगे, आप उनको बेचना, किसी को गिफ्ट करना, यूज करना, वो सब नहीं कर सकते। थर्ड भी पढ़ा चुका हूं सर, टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड। तो जब तक ओनर मिला नहीं रीजनेबल टाइम तक, तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। रीजनेबल टाइम में मिल गया तो उसको वापस देना पड़ेगा, नहीं मिला अपना। देखते हैं केस लॉ, हॉलिन वर्सेस हाउलर। H picked up a diamond on the floor of F's shop and handed over the same to F to keep till the owner was found. In spite of the best efforts, the true owner could not be traced. After the lapse of some weeks, H tendered to F the lawful expenses, जो भी खर्चा हुआ उसने H ने F को दे दिया, and requested to return the diamond to him. F refused to do so. Held, judgment आया कोर्ट से, F must return the diamond to H as he was entitled to retain the goods found against everybody except the true owner. और जो ऊपर पॉइंट लिखा था ना फर्स्ट वाला, उसका नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, टू टेक प्रॉपर केयर वाला। आपको किसी का सामान मिला, आपने उसका ध्यान नहीं रखा और वो आपसे खो गया, क्या आपने उसको संभाल के नहीं रखा, तो आपकी जिम्मेदारी। फिर घूम फिर के आया आखिरी, विच इज 72, सबसे ईजीएस्ट आउट ऑफ ऑल दी केसेस डीम्ड एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जहाँ पे आपने किसी को पेमेंट कर दिया गलती से एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे पेमेंट करना था, एक्स को पेमेंट करना था वाई को, लेट्स से जीपे की बात करते हैं अपने ज़माने की, एक्स को वाई को जीपे करना था, और जो वाई का नंबर था दैट वाज 9876543211। पर जैसे आपने ज़ीरो बोला वैसे जेड को भी ज़ीरो ही लगा, एंड ही मेड द पेमेंट ऑन 9876543210। दिस इज पेमेंट बाय मिस्टेक। कितना ऑब्वियस है सर, अल्टीमेटली मैं केस ठोक के जेड से वो पैसा रिकवर कर लूँगा, एंड दिस इज 72। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, ये रहो 72। A person to whom the money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. Every kind of payment of money or delivery of goods for every type is of mistake is recoverable. कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 23। A payment of municipal tax made under mistaken belief or because of misunderstanding of the terms of lease can be recovered from municipal authorities. नीचे कोर्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अल्टीमेटली दोनों में डिफरेंस क्या वो दिया हुआ है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ चुके हैं सर, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, असली में तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, पर लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट है। बाजू में ये तो हमने क्रिएट करा है, बनाया है कॉन्ट्रैक्ट को। ऊपर सर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे सेक्शन नंबर 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं। देख लो यूनिट नंबर 6 पूरा, फ्रॉम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आई विल वेट, डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर घर, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट 3 टॉपिक थे, मीनिंग, फीचर्स, केसेस डीम्ड। तीनों टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आस्क मी, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। कंटिन्यू, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा पार्टनरशिप कल, यूनिट नंबर 6 खत्म हो जाएगा, तो 7 8 9 स्टार्ट करने से पहले पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बहुत हो गया, देन विल अगेन कम बैक टू 7 8 9।
पीपल विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। जा सकते हैं आप।